आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को समझने से पहले इसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा दिन तक हमारे दिमाग में टिक सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल यानी जो चेंज हो सके। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं और फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं। फिक्स यानी जो स्थिर रहे, जो एक बार खरीद लिया जाए, बहुत सालों तक काम आए, जैसे मशीन होती है, हमारी बिल्डिंग होती है, प्लांट होता है, ये सब क्या है, एक बार हम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सालों तक हम यूज करते हैं, ये फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स फैक्टर्स कहलाते हैं प्रोडक्शन के। और वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो चेंज कर सके। जैसे लेबर है, भाई आज हमें 5 मजदूरों की जरूरत है, हम 5 रख सकते हैं, अगले दिन 10 की जरूरत है, हम 10 बदल सकते हैं, तो वेरी कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबसे पहले याद रखना शॉर्ट रन में काम करता है, क्योंकि लंबे समय में तो सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल हो जाते हैं, फिक्स फैक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे नई मशीनें भी ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के बढ़ाने से, यानी लेबर को ही बढ़ाया जा सकता है प्रोडक्शन, और हम मशीनें जल्दी से नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते पता है आपको? क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं और उनके लिए हमें बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ हम एक गैस के चूल्हे की या तवे की इन चीजों की बात नहीं कर रहे, हम इंडस्ट्रीज की बात करें जहां पे एक एक मशीन कम से कम 10-10, 20-20 लाख रुपए की आती है, और उनको खरीदने के लिए हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं। फिक्स कौन से होते हैं, याद आया? यस, मशीनें या प्लांट जो हम एक बार खरीदारी कर लें, एक बार इन्वेस्टमेंट कर लें, तो हमें बार बार नहीं करना पड़ता। जैसे हमने बेकरी लगाई तो बेकिंग मशीन खरीद ली, अब हम उस पर 10 साल तक ब्रेड या बन बनाते रहेंगे और बेचते रहेंगे, तो ये हमारा क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। और इस पर जो मजदूर काम करेंगे, सपोज इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से एक मशीन के ऊपर अगर 6 बंदे काम करते हैं, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है या फुल यूटिलाइजेशन होता है। यानी कि हर मशीन की कैपेसिटी होती है कि नहीं होती। सपोज इसमें एक साथ 300 बन बेक हो जाते हैं, ठीक है, और इस पर 6 बंदे काम करेंगे, यानी कि आटा गूंदने से लेकर सब कुछ बेक करने तक, काटने तक, पैकिंग तक 6 बंदे काम इस पे करेंगे, तभी इसका फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी इस मशीन की। 300 क्या है, 300 बन क्या, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और फुल यूटिलाइजेशन कब होगा, जब इस पर 6 बंदे काम करेंगे। ये समझ में आया। ऑफ वेरिएबल फिक्स प्रोपोर्शन समझ लेते हैं। देखिए, शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है। शॉर्ट रन में सपोज हमें इस मशीन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे सिर्फ लेबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मशीन देखो बहुत महंगी है ये, हम रोज तो खरीदें। सपोज ये मशीन हमारी 5 लाख रुपए की है, तो अब रोज तो हम 5 लाख रुपए खर्च नहीं करेंगे ना, हम आटा मैदा खरीद सकते हैं या फिर लेबर बदल सकते हैं, ज्यादा लगा सकते हैं, हम मशीन नहीं खरीद सकते। तो हम शॉर्ट रन में, यानी कि साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर जो हम नहीं खरीद सकते मशीन, तो उस समय क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास ज्यादा बन का ऑर्डर आ गया तो हम क्या करेंगे, ज्यादा मजदूर लगा लेंगे और इसमें 2-3 बार बेक करेंगे, ठीक है, तो हम इस मशीन को ज्यादा चलाएंगे और लेबर ज्यादा लगा लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं काम कैसे करता है। देखिए, अब हमारा शॉर्ट रन में हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब 2x1 है, कोई भी मशीन, हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, हम वैसे देख रहे हैं। अब सपोज एक मशीन है हमारे पास, 2 लेबर है, ठीक है, शुरू में हमारे पास ये है, एक मशीन पे हमने 2 लेबर लगा रखे, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कम होगी। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जगह हम ज्यादा लेबर लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सपोज हमारे पास एक ही मशीन है और हम क्या करें, इस पर 3 लेबर लगा लें, तो रेशियो क्या हो गया, 2x1 था, अब 3x1 हो गया। अब और क्या कर सकते हैं हम, इसी मशीन पर अगर हम और ज्यादा काम बढ़ाना चाहते हैं तो हम 4 लेबर लगा देंगे, तो 4x1 हो गया, क्योंकि मशीन तो एक है, हमारा कैपिटल क्या है, 1 है, और लेबर कितना हो गया हमारे 4। और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हम 5x1 कर सकते हैं, फिर 6x1 कर सकते हैं। तो ये क्या है, अब ये जो है हमारा 2x1 इज नॉट इक्वल टू 3x1, और 3x1 इज नॉट इक्वल टू 4x1, इज नॉट इक्वल टू 5x1, 6x1, मतलब सबके सब अलग हैं। इसी को कह रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है तो वेरिएबल है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस काम करता है। फिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे 2x1 है, अब अगर लंबे समय में क्या होता है, मशीन भी खरीद सकते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 2 मशीन लगा लेंगे, 4 लेबर, तो रेशियो कितना हुआ, 2×1 2, 2×2 4, फिर भी 2y1 रह गया। अब और ज्यादा हमें जरूरत है प्रोडक्शन की, तो हम क्या करेंगे, और मशीन खरीद लेंगे लंबे समय में, तो 3, ठीक है, यहाँ पे 6,
मतलब 3 मशीन पे हमने 6 लेबर लगा लिए, तो अब रेशियो फिर भी कितना 2/1, तो तीनों केस में 2/1 है, तो तीनों इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, फिक्स्ड है, तो ये क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। यहाँ पे रेशियो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, अनुपात यानी चेंज हो रहा है लेबर कैपिटल के बीच में। ये समझ में आ गया। अब हम वापस अपनी मशीन पे आके बन बनाते हैं। देखो भाई, अब हम देखते हैं इसके साथ साथ इस टेबल को, ठीक है। बस इसको देखना पहले, एमपी को, उसके बाद ये टेबल अपने आप बन जाएगी, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब हमारे पास सपोज एक मशीन है, उस पर 6 बंदे काम करेंगे, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 300 बन के 6 बंदे काम करेंगे, तभी ये पूरा काम करेगी, मतलब फुल कैपेसिटी पे काम करेगी, फुल यूटिलाइजेशन होगा उसका। अब देखो, पहला बंदा आया हमारे पास, फर्स्ट पहला बंदा है, उसने क्या किया, उसने बहुत सारे बन बनाए और उसकी प्रोडक्टिविटी हम मान सकते हैं 20 है, 20, उसने 20 यूनिट्स का काम किया, कुछ भी 20 मान लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे 20 हम 200 भी लिख सकते थे कि 200 बन बना रहा है, लेकिन उससे क्या ना कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा जटिल हो जाती, डिफिकल्ट हो जाती, तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, उसको आप कुछ भी समझ लो, 20 यूनिट्स का काम किया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे और हम कैपेसिटी बढ़ाना चाहते तो हमने क्या किया, एक मजदूर और लगा ली, तो अब टोटल कितने हो गए मजदूर हमारे पास, दो लेबर हो गए। और पहले वाले की कैपेसिटी कितनी थी, 20, दूसरे वाले की सपोज 30। शुरू में क्या होता है, जब दूसरा बंदा काम करने आता है तो वो जोश जोश में और काम करना शुरू करते हैं, तो एकदम से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो दूसरा बंदा और अच्छी तरह काम करेगा। तो अब ये क्या है, यहाँ ये लोग बन और बना दिए इन लोगों ने, दूसरे बंदे ने, और हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी, अब देखो एमपी शुरू में 1 थी, माइनर प्रोडक्ट एक बंदे का काम जो किया था वो थी, और इसी का टोटल प्रोडक्टिविटी यानी टोटल प्रोडक्शन भी तो उतना ही होगा ना भाई, हमारे पास 20 यूनिट्स का काम हुआ, और टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन भी उतना ही होगा हमारा। अब देखो, अब तीसरा बंदा लगा लिया, अब तीसरे बंदे की प्रोडक्टिविटी 40 है, सपोज वो और एफिशिएंट था और एफिशिएंसी से काम किया मशीन के साथ, तो उसने यहाँ पे उसकी 40 है प्रोडक्टिविटी। अब 20 और 30 मिला के कितना हुआ टोटल प्रोडक्शन, 50 हो गया। अब 20, 30 और 40 तीनों का ऐड करो, 3 लोगों का कितना हुआ, 90 हो गया। तो क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे मार्जिनल प्रॉफिट बढ़ रहा है उसी तरह से आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। बढ़ रही है कि नहीं हमें टीपी बढ़ रहा है। अब आगे देखो, अब हमने चौथा बंदा लगा लिया, चौथा बंदा जब आया तो देखो यहाँ पे एक अंतर देखो, शुरू में ये 40 तक पहुंची, तीसरे बंदे तक तो 40 तक पहुंची, अब क्या हो रहा है, चौथे बंदे तक आते ही 30 हो गई प्रोडक्टिविटी उसकी। क्यों, क्योंकि जब 2-3 लोग हो जाते हैं, चौथा बंदा आ जाए तो लगता है यार मैं इतना काम क्यों करूं, अकेला थोड़ी हूं मैं, चारों लोग मिलके करेंगे ना, सबका हिस्सा बनता है, तो ऐसे लोग करने लग जाते कि भाई मैं ही सारा काम क्यों करूं, तो उनमें थोड़ा जोश की शायद कमी आती है, कुछ भी फैक्टर काम करता है या आराम करने लग जाते हैं थोड़ा एक बंदा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी, वो उतना जोशीला नहीं रह पाता है, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 4 को ऐड कर लो, तो यहाँ पे क्या 120 है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने भी काम किया, ये भर गया, 5वें और छठे दोनों मिलकर 5वें की प्रोडक्टिविटी आपकी 20 है और इसकी 10, छठे की 10 है। अब देखो धीरे धीरे करके इनकी प्रोडक्टिविटी घटती चली जा रही है, क्योंकि जितने ज्यादा बंदे होंगे काम की टाल मटोल ज्यादा होगी, लोग एक दूसरे पे काम ज्यादा डालने लग जाएंगे, और सैलरी तो सबको मिलनी है, ठीक है, तो लोग झगड़ा भी करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो इस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी घटती चली जाती है। और इसका असर माइनर प्रोडक्ट का असर, जो उनकी इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटीज हैं, उसका असर टोटल प्रोडक्शन पे पड़ता है। अब देखो, अब नीचे आओ, अब क्या हुआ, हमने इसी मशीन पर अगर 7वां लेबर लगा दिया तो क्या होगा, 7 लोग काम करेंगे तो क्या होगा, 7वां बंदा बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बना लिए, सब कुछ हो रहा है काम, 6 बंदे सारे काम निपटा रहे हैं, और एक बंदा क्या कर रहा है, उन पर दादागिरी कर रहा है, हुक्म झाड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बैठा हुआ है, पर उसको सैलरी तो जा रही है लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब 0, उसका योगदान बनाने में 0 है। जैसे कोई दोस्त होता है ना हमारा, कुछ काम नहीं करता, इसको छेड़ उसको छेड़ टाइप सिचुएशन होती है, तो 0 हो गई। अब 8वां बंदा भी हमने लगा लिया, सपोज उस पर हम चाहें तो लगा सकते हैं, भैया हमारी मर्जी, सैलरी देने को है, पैसे तो लगा लिया। 8वां लगाया तो क्या हुआ, उसने तो बिल्कुल दूसरे बंदों को भी काम करने से थोड़ा बहुत रोक सकता है, या फिर ऐसा होता है बिल्कुल ही सोना शुरू कर दे, या फिर वहां पे बंद खाना ही शुरू कर दे, फालतू में अपने घर में चोरी करके ले जा रहा है, उसको कोई काम तो है नहीं, तो क्या हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, -10 क्यों, इसको समझने की कोशिश करना। जब कोई बंदा बिल्कुल काम नहीं करता, वो क्या कर चोरी कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से खींच रहा है वो वापस, है ना भाई। टोटल प्रोडक्शन सपोज यहाँ पे 150 था, उसने क्या किया, 10 यूनिट्स का या कुछ 50-100 बन वो चुरा के ले गए, बाहर बेच दिए, तो प्रोडक्शन में आपके में कमी आ जाएगी टीपी में, टोटल प्रोडक्शन में, यानी कि वो कुछ नहीं दे रहा, वो नेगेटिव
उसकी प्रोडक्टिविटी है और उसको हटा देना चाहिए। अब देखो कायदे में आपको क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 6 बंदों को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 6 बंदों की थी, 6 से ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम नहीं होगा। तो अब क्या, यहाँ पे अब यही लॉ समझाता है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, अब हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा ये। देखो अब देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस स्टेट दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज, वेरिएबल फैक्टर कौन सा? लेबर। हम लेबर की बात कर रहे हैं, पूरा लेबर पे आधारित है, ठीक है। मशीन तो ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ एक है यहाँ पे, और हम इसी मशीन पर लेबर लगा रहे, तो वेरिएबल फैक्टर कौन सा? हमारा लेबर है यहाँ पे, ठीक है। इस कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, अगर ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन होते हैं। फिक्स फैक्टर क्या है? मशीन है। यहां तक समझ में आया डेफिनेशन। अब आगे बढ़ो, मार्जिनल प्रोडक्ट में इनिशियली राइज। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? ये है में इनिशियली राइज, शुरू में बढ़ रही है ना, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा है? 20 थी, फिर 30 से फिर 40, तो इनिशियली क्या हुई? बढ़ी, में इनिशियली राइज, ये सही हो गया हमारा। बट इट विल इवेंचुअली डिक्लाइन, लेकिन अंततः वो डिक्लाइन होगी यानी घटेगी। एंड मे बिकम जीरो और नेगेटिव, वो घट रही है कि नहीं अंततः। अब यहाँ 40 हुई, फिर घटी, 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर 10 हुई, घटते घटते 10 हो गई। अब देखो मे इवेंचुअली बिकम जीरो और नेगेटिव, फिर जीरो भी हो गई और नेगेटिव हो गई। डेफिनेशन समझ में आया? इस डायग्राम, इस टेबल से और इस डेफिनेशन से आपका बहुत गहरा कनेक्शन है, और समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ में आया? बनाते बनाते सीख लिया ना आपने लॉ, ठीक है। अब ये लॉ आपका आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब आते हैं हम इस बात पर कि कब काम करता है। मैंने पहले ही बताया ये शॉर्ट रन में ही काम करता है, लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा। क्यों? लॉन्ग रन में तो हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, अब तो हम इन 7वें 8वें मजदूर को इस मशीन पे नहीं लगाएंगे, हम नई मशीन ले लेंगे। अब जब इनके ऊपर नई मशीन की जिम्मेदारी होगी, अपने आप काम करेंगे निठल्ले दोनों, ठीक है। और भी लोग आ जाएंगे वहां पे मजदूरी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक मशीन है शॉर्ट रन में, छोटा समय है, हम अपनी मशीन नहीं खरीद सकते, तो हम इसमें प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हमेशा शॉर्ट रन में काम करेगा। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एपी बच गया था, एवरेज प्रोडक्टिविटी। देखो एमपी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनी एडिशनल आपका लेबर फैक्टर। अब टीपी क्या है? इनका टोटल कर दिया हमने। एपी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय लेबर। अब टीपी क्या है? यहाँ पे अगर 20 है डिवाइडेड बाय 1 तो 20 ही रह जाएगा, लेकिन हम दूसरा कुछ देखते हैं, जैसे 40 देख लिया हमने। 40 डिवाइडेड बाय 40 इसका 30 का, लेकिन तीनों को जोड़कर क्या है? टीपी कितना है? 90 है। 3 लेबर का टीपी कितना है? 90 है। तो 90 क्या हुआ आपका टीपी? यहाँ पे किन के द्वारा हुआ? 3 लेबर काम कर रहे थे। 90 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 0 30। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या आई? 30 आई। इस तरह देखो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 25, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल 20, 120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 30, 140 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 28, 150 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल 25। इस तरह करके पॉइंट्स में आ रहा है। पॉइंट्स में घबराना मत, इसे 21 लिख देना राउंड ऑफ करके, और इसे लिख देना आप 18, क्योंकि 17.7 है, ठीक है। इसको 18 लिख सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन समझते हैं। अब देखो ये सब हो गया क्लियर, ये भी हमने टेबल बनानी सीख लिया। अब टेबल के लिए कोड बता दूं, यस मैं भूल जाती। देखो यहाँ पे क्या है? 20 30 40, इसके लिए 2 3 4 शुरू के, उसके लिए फिर 3 2 1, इसको लिखना बस। टेबल बनाना, ऐसे कॉलम बनाना, 1 2 3 4 कॉलम बनाना। पहले वाले पे सीरियल नंबर टीपी एपी एमपी लिखना, ठीक है। लास्ट वाले से शुरू करना आप लोग, 2 3 4 लिखना, फिर उनके आगे 0 लगा देना, ठीक है। 20 30 40 हो जाएगा। फिर लिखना 3 2 1, 2 3 4 3 2 1 0 0 0, उनके आगे लगा दिया। 30 20 10 हो गया, उसका 0 था -10 लिख देना, या -1 लिख के 0 लगा देना, ठीक है। ये टेबल बनेगी। फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखना, 20 का 20 आ जाएगा, 20 + 30 50 आ गया। इन तीनों को जोड़ के 90, चारों को जोड़े तो 120, 5 को 140, इस तरह करके जोड़ते जोड़ते इनको डिवाइड करके एपी आपको निकालना सिखाई दिया, तो टेबल बन गई आपकी। ये हमेशा याद रहेगी आपको, राइट। अब आते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा लॉ आ रहा है। अब देखो शुरू में क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फैक्टर कौन सा है? वेरिएबल फैक्टर, याद रखना हमेशा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन सा था? लेबर। तो लेबर बढ़ रहा है, तो लेबर की क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ओके। तो फैक्टर को क्या हुआ? इंक्रीजिंग रिटर्न्स होने, पहले 20 मिला, 30 हुआ, फिर 40 हुआ, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है कि नहीं है? फिर आपके क्या है? दूसरे उसमें तीसरे बंदे के बाद ये कट ऑफ लग गया यहां से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 30 20 10, तो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं?
रिटर्न्स टू फैक्ट्री यानी लेबर के जो प्रोडक्टिविटी थी या उसको जो मेहनताना मिल रहा था, जो मेहनत जो उसका काम हो रहा था वो कम हो रहा था, रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न्स आ गए। अब क्या है, 0 है और -10 तो नेगेटिव हो गया ना, यहाँ पे 0 -10 क्या नेगेटिव रिटर्न्स है, तो ये 3 भागों में हमारा ये लॉ बढ़ता है। अब इसको डायग्राम से समझेंगे। अच्छा, डायग्राम बनाने का बहुत इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखना, बस वन गो में समझ लेंगे। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट लिखेंगे, ऊपर एक ऐसे बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दूसरा एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, और वाई एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव भी बना लेना, मर्जी आपके, वैसे किताब में कम दिया जाता है लेकिन आप बना लेना। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट, अब मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, जल्दी से लिख देते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। ओके, अब देखो इसको बनाने से पहले क्या करना, आपने जो ऊपर वाला पोर्शन लिया हाफ वाला, इसमें देखना स्केल ले लेना, मेरे पास स्केल है, देखो ये स्केल लेना और इसको थोड़ी ज्यादा लंबाई नापना, मतलब हाफ ले लेना। चलो स्केल से मत करो, ऐसे कर लो, कई बार स्केल हम यूज नहीं कर पाते, तो स्केल से ना करके हम इसको आधा ग्राफ ले लो और यहाँ पे ऐसे एक बिंदी बना लो, मैंने रेड बनाई हुई थी पहले, आपके लिए दोबारा बना रही हूँ। एक यहाँ पे हाफ ग्राफ, यहाँ इसकी हाफ लेंथ लो और यहाँ पे एक बिंदी बनाओ, और बिंदी क्या बनाओ, इसके डॉट कहाँ लगाओगे, थोड़ा पास में, डिफरेंस क्या है, कम है कि देखो इतना सा है, यहाँ पे थोड़ा लेकर, अब दूसरा जो डॉट लगाओगे डिफरेंस ज्यादा लेना, सपोज आपने ये 2 लिया तो यहाँ पे 4 ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बिंदी बनाई आपने, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ इतना, ये वाला, ये थोड़ा कम रखना, बहुत ऊंचा मत बना देना, अजीब लगेगा, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे देखो, इसके अंदर कितनी दूरी है, इतनी, और लेकिन इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, इतनी सी, समझ में आ रहा है, इतना लगना। तीसरा डॉट इसके थोड़ा नीचे लगाना लेकिन पास लगाना, देखो इन दोनों में दूरी ज्यादा है, इनमें कम है, इन दोनों में, और यहाँ कम है। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको हम डायग्राम बनाने वाले हैं, बहुत इजीली डायग्राम बनाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ये डॉट्स लगा लिए, अब यहाँ से शुरू करना 0 से, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन 0 से शुरू होता है। अब यहाँ से आए, इसको ऐसे लहराते हुए ले गए, यहाँ तक ले गए, इस पॉइंट तक क्या हुआ है, आपकी एमपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये सॉरी एमपी बहुत तेजी से बढ़ी, इसकी वजह से आपका टीपी भी तेजी से बढ़ा, तो ये हम क्या बना रहे हैं, टीपी कर्व, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व बना रहे हैं। स्मूथ नहीं बहुत बनेगा लेकिन आप बनाना सीख जाएंगे इसे, ठीक है। अब टीपी क्या तेजी से बढ़ी, तो बहुत तेजी से हम इसे ऊपर ले गए, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ बढ़ तो रही, देखो 120 40 50 हुई, लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, और लेबर भी हमारा 3 यूनिट्स लग गए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये दोनों पॉइंट्स मिला देंगे। अब क्या है, यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, लेकिन हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है ना, ठीक है, वो हम एमपी में देखेंगे, अब बढ़ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के मिला देंगे, ठीक है। ये हम धीरे धीरे ले गए, ये पॉइंट हमने मिला दिया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लो, और ये जो आपका होगा ये मैक्सिमम पॉइंट लेना है इसको, यानी टीपी मैक्सिमम है, यहाँ पे टीपी कर्व है, टोटल प्रोडक्टिविटी का, ये हो गया। अब क्या हुआ, यहां तक तो ये बढ़ा है, यहाँ क्या हुआ, टीपी मैक्सिमम है, देखो ये मैक्सिमम है 150 मैक्सिमम है। अब क्या करेंगे, इसको रेड से मार्क कर लो भाई, आपकी टीपी हो सकता है कुछ अलग आए, तो टीपी मैक्सिमम ये 150 हो गई। अब यहाँ पे मैक्सिमम टीपी हो गई यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा 6 फैक्टर्स लगने के बाद में, वेरिएबल फैक्टर लेबर लगने के बाद 7वां लगता है, तो क्या होता है, आपका 0 हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी फिर कांस्टेंट होकर नीचे घटना शुरू होती है। तो क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गई 7वें पे, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी 0 है। उसके बाद जब हम 8वां लगा लें तो प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है, तो ये टीपी कर्व क्या नीचे मूव करना शुरू कर जाएगा, बन गया टीपी कर्व, और बहुत सावधानी से पहली बार में आपका कर्व ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके रिलेशंस हम एमपी से निकालेंगे। अब नीचे हमारा मान प्रोडक्टिविटी कर्व, ये टीपी कर्व हो गया। अब यहाँ देखो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी जहां पे हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां लिख दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। INFL लिख रही हूं जल्दी से। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो था आपका ये पॉइंट, इसको नीचे खींचते हुए ऐसे ले आओ, डॉट लगाते हुए ले आओ, स्केल से ले आओ, कैसे ले आओ, ठीक है, यहां तक ले आओ, ले आए आपके, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपकी एमपी मैक्सिमम होती है, तो अब हम यहाँ पे, अच्छा एमपी जो शुरू करेंगे आप वो यहां से करेंगे, क्यों, क्योंकि 20 है इसकी मानव प्रोडक्ट, याद रखना 0 से शुरू कभी नहीं होगी, ये एमपी आपकी यहां से होगी, किसी की मानव प्रोडक्ट 0 नहीं होती, ठीक है। तो आपने यहां से शुरू किया, यहां तक ले गई, मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मैक्सिमम कितनी है 40 है। उसके बाद चौथा मजदूर लगाते ही आपकी 30 यानी घटेगी, अब ये घटी यहाँ पे,
अच्छा, इसको नीचे डालने से पहले आप यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट से भी एक नीचे लाइन खींचो जहां पे आपकी टीपी हाईएस्ट होती है और फिर घटना शुरू करती है। आप नीचे ले आओ और इसे इस पॉइंट तक मिला दो, एक्स एक्सिस तक मिलाओ और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, और ये जो आपकी एमपी है इसे ले जाकर यहाँ पे ऐसे मिला दो। ठीक है, जीरो हो गई, यहाँ पे जीरो है, देखो जीरो हो गई आपकी एमपी, और फिर एमपी को नीचे ले जाओ, यानी माइनस के जोन में चली गई है ना। अब देखो -10 ये लिखा आपने, और यहाँ पे ये क्या है, एमपी कर्व। ये किस तरह बना, देखो शुरू में बढ़ा है तेजी से, फिर ये घटा है, उसके बाद ये नेगेटिव बन गया, तो ये कर्व आपका एमपी हो गया, बन गया आपका डायग्राम। अब इसके 3 स्टेजेस होते हैं, देखिए प्रोडक्शन में। ये है फर्स्ट स्टेज, आप बुक में देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज, मैं एसटी लिख रही हूँ, जगह नहीं यहाँ पे। ये है सेकेंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज। तो प्रोडक्शन कोई भी कंपनी जब करती है वो वहां तक करती है जहां तक उसे मुनाफा होता है, घाटे में वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं करना चाहती। तो वो क्या करते हैं, इस तरह से फर्स्ट स्टेज है तो बहुत अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज है आपका, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, वो फिर भी काम करवा रहे हैं क्योंकि उनकी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है अभी भी। यहां तक टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, टोटल प्रोडक्शन टीपी कहां आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे, जहां पे एमपी आपकी 0 है। तो याद रखना, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एट एमपी इज इक्वल टू 0, ये याद रखना। जब एमपी 0 होगी, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होगी, तब आपका टीपी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ टीपी मैक्सिमम है, हाईएस्ट पॉइंट है इसका, और आपकी एमपी 0 है। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि व्हेन टीपी इज डिक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आपकी एमपी, दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाएगी। देखो नेगेटिव में पहुंच गई, तो ये बहुत एमसीक्यूज में काम आती है चीजें आपकी। फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, सेकंड स्टेज में डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, और कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर, याद रखना, शॉर्ट रन में फिनोमेना काम करता है। और थर्ड स्टेज में नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल है। तो कोई भी बुद्धिजीवी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज में कभी नहीं जाता, वो अपना प्रोडक्शन यहां पर रोक देता है, यानी जब उसका मैक्सिमम हो गया प्रोडक्शन 150 तो वो रोक देगा, उसके बाद लालच नहीं करेगा कि 7 में 8 में बंदे को लगाए और प्रोडक्शन बढ़ाए। तो समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। अब इसका मतलब क्या निकला, जैसे जैसे हम एक फिक्स फैक्टर के साथ में कोई वेरिएबल फैक्टर जैसे मजदूर है उसको ज्यादा लगाते हैं, तो शुरू में क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर आपका घटता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। इवेंचुअली ऐसा स्टेज जरूर आता है, और क्यों आता है वो हम देखेंगे। कॉजेस ऑफ इंक्रीज रिटर्न्स देखेंगे, फिर कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखेंगे पहले। अच्छा, इस लॉ को और क्या कहते हैं हम, मैं भूल गई यहाँ बताना। इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, दोनों नाम से, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होती है इसलिए, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्योंकि आपके जो फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर, उसके रिटर्न्स जो है घटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कॉजेस ऑफ इंक्रीज रिटर्न्स, इंक्रीज क्यों होते हैं रिटर्न्स आपके, यानी शुरू में आपका प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है या मार्जिनल प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है। देखिए, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो मशीन है शुरू में एक ही मजदूर था, वो फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था क्योंकि उस पर तो 6 की कैपेसिटी थी ना, जब तक 6 बंदे काम नहीं करेंगे फुली यूटिलाइज नहीं होगी। तो शुरू में क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर होता है, मशीन का ये फिक्स्ड फैक्टर का होता है, तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। देखिए, शुरू में एक ही बंदा बन भी बना रहा था, आटा गूंद रहा था, उसमें शीशे में सीड्स मिला रहा था केमिकल, और बन बना के बेक भी कर रहा था, पैकेजिंग, तो बहुत काम था उसके ऊपर, तो एफिशिएंसी उसकी बहुत कम थी क्योंकि कोई बंदा नहीं था, डिवीजन नहीं हो रहा था लेबर का। अब क्या है, दूसरा तीसरा चौथा बंदा आता है, 5वां छठा आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई आटा गूंद रहा है, कोई बन बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बेक कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, तो वो काम एफिशिएंटली करते हैं, उन पे सब पे कम भार पड़ता है, इसीलिए उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, मतलब काम बढ़ जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, काम को बांट के तरीके से करना। देन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, अब क्या है, कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनकी एफिशिएंसी फैक्टर्स की बढ़ती है। जैसे कि दूसरी चीज है, मशीन और बंदों का जो लेबर का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, जितना चाहिए मजदूर इसको काम करने के लिए उतने मजदूर इसे मिल जाते हैं मशीन को, और वो अच्छी तरह से अपना काम कर सकते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, इसलिए आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। अब आते हैं कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे, डिमिनिश क्यों होते हैं रिटर्न्स आपके, अब बाद में चल के देखिए। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, फिक्सिटी यानी कि जब आपका ये फैक्टर है फिक्स्ड है और इसमें क्या है, अकेला है, अब इस पे लेबर सपोज 6 के बाद लगाओगे
तो अब काम तो बचा नहीं है। जो अतिरिक्त मजदूर लगेंगे वो क्या करेंगे, गपशप करेंगे, इधर उधर वेल्लागिरी करेंगे, कुछ भी इधर उधर घूमेंगे, तो कुछ नहीं करने वाले, तो होगा क्या, वो फालतू में वहां से बंद खाएंगे और सोएंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड एक लिमिट तक ही हम इस पे लेबर लगा सकते हैं, उसके बाद लेबर नहीं लगा सकते, हमें मशीन खरीदनी ही पड़ेगी, नहीं तो प्रोडक्शन उतना ही करो। ठीक है, इम्परफेक्ट फैक्टर सूटेबिलिटी, सब्स्टिट्यूबिलिटी, सब्स्टिट्यूशन आता है यहाँ पे। अब देखिए, हम एक लिमिट तक फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे, थोड़े और फैक्टर लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब वेरिएबल फैक्टर लगा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही तो बदल सकते हैं हम। ऐसा तो है नहीं हम मशीन बिल्कुल गायब कर रहे हैं, लेबर से ही अपना सारा काम कराएं, नहीं, बेक करने के लिए तो कोई ना कोई मशीन चाहिए हमें, तो हम सारा काम लेबर से नहीं करा सकते, क्योंकि एक फैक्टर दूसरे को एक लिमिट तक ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी उसके बदले यूज हो सकता है। देन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। अब मशीन तो अकेली है, उस पर लेबर आपने 6, 7, 8, 10 लगा दिया, अब 10 लेबर क्या करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाता, पुअर कोऑर्डिनेशन रह जाता है, इसलिए भी आपका प्रोडक्शन घटता है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स का सामना करना पड़ता है आपके फैक्टर को। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है, ये शॉर्ट रन में काम करता है। जैसे जैसे हम अतिरिक्त लेबर या वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ता है, रिटर्न्स बढ़ते हैं, फिर घटते हैं और फिर नेगेटिव हो जाते हैं, यही इसका मतलब है। तो हमने बन बनाते बनाते अपना लॉस सीख लिया, और होपफुली बन तो आप बना ही लोगे, यूट्यूब से देख लेना भाई, ऐसी बड़ी बात नहीं है, नाराज मत होना। ठीक है, सो थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए और इतना सारा मतलब कि सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए और पॉपुलर बनाइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।